Good morning. In this series of CAPF sessions, now I am going to continue with JNK terrorism and Northeast insurgency. Before going deep into the JNK terrorism and insurgency, a few confusing words are there which are used interchangeably, but there are some minor differences which we have to take into consideration while writing answers. अगर सबका मीनिंग सेम होता तो एक ही वर्ड यूज़ करते, अलग अलग वर्ड्स क्यों यूज़ कर रहे हैं? लाइक नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी कहते हैं, बट उसी चीज़ को जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म कहते हैं, उसी चीज़ को नक्सलिज्म कहते हैं, उसी चीज़ को मिलिटेंसी भी कहते हैं, बट देर आर सम बेसिक डिफरेंसेस, दैट्स वाई दे आर नेम्ड डिफरेंटली. सो अगर हम इंसर्जेंसी की बात करें, विच यू कैन सी ओवर हियर, तो इंसर्जेंसी बेसिकली लाइक इंसर्जेंसी, टेररिज्म, मिलिटेंसी और नक्सलिज्म, राइट. तो इन सब का जो बेसिक डिफरेंस है यहाँ पर है कि कौन करता है, हु डज दिस. ठीक है, यहाँ पर जो इंसर्जेंसी है यहाँ पे हो सकता है एक छोटा सा ग्रुप हो. ठीक है, टेररिज्म में इंडिविजुअल या ग्रुप हो सकता है, मिलिटेंसी में इंडिविजुअल जनरली, और नक्सलिज्म में जो है ग्रुप्स होंगे छोटे छोटे. ठीक है, उसके बाद हु इज़ अफेक्टेड, अफेक्ट कौन होता है. ठीक है, इंसर्जेंसी में गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है एक्शन लेते हैं ये ग्रुप्स. ठीक है, टेररिज्म में सिविलियंस इम्पैक्ट होते हैं. ठीक है, मिलिटेंसी में भी जनरली सिविलियंस और गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट फोर्सेस पे भी अटैक होता है. नक्सलिज्म पे सिविलियंस कम होते हैं, गवर्नमेंट फोर्सेस पे ज़्यादा अटैक होता है. ठीक है, सिविलियंस पे समटाइम्स अटैक होता है जनरली टू क्रिएट फियर या एक्सटॉर्शन वगैरह के लिए हमें अटैक देखने को मिलता है. तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जिसकी वजह से अलग अलग नाम दिए गए. ठीक है, अगर हम पढ़ें, इंसर्जेंसी आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट. ठीक है, एमिंग फॉर पॉलिटिकल और टेरिटरी कंट्रोल. तो ये चीज़ हमें कहाँ देखने को मिलता है? नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी में ज़्यादा देखने को मिलता है. नक्सलिज्म माओइस्ट आइडियोलॉजी की वजह से जो हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, लैंड राइट्स और सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए. ठीक है, रेड कॉरिडोर. मिलिटेंसी एग्रेसिव ऑफ एन आर्म्ड मेथड टारगेटिंग सिविलियंस. ठीक है, डायरेक्टली. सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन पंजाब. ठीक है, उसके बाद टेररिज्म लोगों के अंदर फियर क्रिएट करने के लिए होता है, तो जनरली वो सिविलियंस को अटैक करते हैं. ठीक है, पॉलिटिकल रिलीजियस आइडियोलॉजिकल गोल होते हैं. 26/11 जो है बहुत ही इनफेमस इंसिडेंट है. ठीक है, अब की डिफरेंस क्या है कि इंसर्जेंसी एक रिबेलियन है. मैंने इससे पहले सेशन में कहा कि अंडर डेवलपमेंट की वजह से जो है नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसीज देखने को मिलता है. वो रिबेलियन है कि जो शेयर हमें डेवलपमेंट का मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, और वो किसकी वजह से नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट जो है इनएक्टिव है इंटरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पर्सन को सर्व करने के लिए. उसी तरीके से नक्सलिज्म, माओइस्ट इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी एग्रेसिव एक्टिविज्म है. एक होता है डिमांड मनवाने के लिए प्रोटेस्ट करना, जो हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे. ठीक है, प्रोटेस्ट है, स्ट्राइक है, हंगर स्ट्राइक है. ठीक है, लेकिन अगर इससे बात नहीं बनती तो प्लस आर्म्स का यूज़ करना, आर्म्स स्ट्रगल, तो इसको मिलिटेंसी कहते हैं. ठीक है, टेररिज्म यूजेस फियर एंड वायलेंस अगेंस्ट सिविलियंस. ये कुछ बेसिक डिफरेंस है. ठीक है, एक एनसीईआरटी है, NIOS की एनसीईआरटी थी. NIOS का एनसीईआरटी नहीं, NIOS का एक मटेरियल है जिसमें कि इंसर्जेंसी और टेररिज्म के बारे में ये कुछ बेसिक डिफरेंस दिए हुए हैं. आप इसको देखिए. लाइक पीपल आर पार्ट ऑफ द ग्रुप. ठीक है, पीपल नॉट इन्वॉल्व, ए स्मॉल ग्रुप विद लीडर फ्रॉम टेरर ग्रुप इन्वॉल्व. ठीक है, यहाँ पर इंसर्जेंसी में क्या होता है कि मास ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं. जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में अगर हम मणिपुर वायलेंस अभी चल रहा है. ठीक है, उसमें मीती एक कंप्लीट कम्युनिटी है. उसी तरीके से कुकी
एक कंप्लीट कम्युनिटी है, मतलब कि मास स्केल पीपल्स पार्टिसिपेशन है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर टेररिज्म में अगर मान लें तो यहाँ पर कंप्लीट पीपल इन्वॉल्व नहीं होते हैं, रेदर ग्रुप्स, इंडियन मुजाहिदीन, ठीक है, जैश ए मोहम्मद, तो ये ग्रुप्स हैं छोटे छोटे जो कि टेरर एक्टिविटीज़ करते हैं। पॉलिटिकल एम ऑफ थ्रोइंग गवर्नमेंट, ऑब्वियसली एम तो यही होता है कि नीति के लोग अगर डोमिनेट कर रहे हैं तो कुकी का एम ये होता है कि थ्रो अवे दीज गवर्नमेंट्स एंड वी विल फॉर्म कुकी गवर्नमेंट, ठीक है। कैन बी विथ पॉलिटिकल एम बट इज़ एम्ड एट क्रिएटिंग पैनिक अमंग पॉपुलेशन। पॉलिटिकल एम हो सकता है लेकिन गवर्नमेंट को हटाने का एम नहीं होता, रैदर उनके स्मॉलर इंटरेस्ट होते हैं। गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही वायलेंस होता है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन के अगेंस्ट वायलेंस होता है, सिविलियंस के अगेंस्ट वायलेंस होता है। मनी और सपोर्ट फ्रॉम ओन पीपल, लोग जो है अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, काइंड, कैश एंड काइंड वाला कंट्रीब्यूशन वी हैव हर्ड, ठीक है। यहाँ पर जो है ये आउटसाइड फंडिंग हो सकती है, जैसे कि स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स ये जो है कंट्रीब्यूट करते हैं टू सर्व देयर इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अब इसी तरीके से इंसर्जेंसी के बारे में यहाँ बताया गया है, रिबेलियन दैट टेक्स प्लेस विद इन टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन्वॉल्व द सिटीजन ऑफ द सेम कंट्री इज कॉल्ड इंसर्जेंसी। यू हैव टू रीड दिस। मैंने इंक्लूड किया है ताकि अलग अलग पर्सपेक्टिव से इंसर्जेंसी के बारे में मिल जाए। सिविल रेजिस्टेंस क्या होता है? सिविल रेजिस्टेंस जो है नॉन वायलेंट होता है, ठीक है। जो हम अभी प्रोटेस्ट और मिलिटेंसी के केस में पढ़ रहे थे, प्रोटेस्ट प्लस आर्म्स अगर आ जाए तो मिलिटेंसी हो जाएगा, लेकिन आर्म्स अगर हटा दे, ये प्रोटेस्ट, पिकेटिंग, प्रेयर, ठीक है, ये सारे सिविल रेजिस्टेंस हो गए। सिविल रेजिस्टेंस हमें इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट पे काफ़ी देखने को मिला, ठीक है। तो ये हो गए। गोरिल्ला वॉरफेयर, गोरिल्ला वॉरफेयर जो होता है अटैक होता है ऑन दी गवर्नमेंट फोर्सेस बाय सम हिडन इंडिविजुअल्स काइंड ऑफ, ठीक है। कॉजेज क्या है इंसर्जेंसी के? लास्ट क्लास में भी मैंने बताया, अगेन रिपीटिंग, कि जो नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंसीज हैं उसके पीछे का वजह है लॉन्ग टर्म एलियनेशन फ्रॉम द मेन स्ट्रीम गवर्नेंस, अंडर डेवलपमेंट, उसके अलावा जो सेपरेट या फिर ये कहें कि यूनिक इथनिक लैंग्वेज एंड कल्चरल आइडेंटिटी है, उसको प्रिजर्व करने का जो प्रोसेस है उसमें इंसर्जेंसी हमें देखने को मिलता है। उसी तरीके से लैक ऑफ अटेंशन टू प्रॉब्लम ऑफ पीपल बाय गवर्नमेंट, मतलब अंडर डेवलपमेंट। बाउंड्री डिस्प्यूट है नेबरिंग स्टेट्स के साथ, उसकी वजह से भी है। क्लैशेस बिटवीन लोकल्स एंड इलीगल इमिग्रेंट्स, मेनली त्रिपुरा, मिज़ोरम, आसाम में भी इसमें देखने को मिलता है। सपोर्ट फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज़, जैसे मान लो म्यांमार है, बांग्लादेश है, इन सब में जो है कुछ हद तक सपोर्ट मिला, बट बाद में रिफॉर्म्स आ गए, ठीक है। तो ये कुछ वजह है इंसर्जेंसीज की, ठीक है। अब हम देखते हैं कि काउंटर इंसर्जेंसी कैसे होगा। तो वही है कि मान लो अगर स्टेट का सपोर्ट मिल रहा है, स्टेट आउटसाइड स्टेट का सपोर्ट, ये सपोर्ट कट हो जाए पहला। दूसरा ये है कि जो इंसर्जेंट्स हैं उनको अगर किसी भी तरह की फंडिंग मिल रही है तो उसको कट करेंगे फंडिंग को, जैसे PMLA लगाते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, ठीक है। तो इसके हेल्प से जो है इंसर्जेंट्स की एक्टिविटी को कम किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस, ठीक है, CRPF के जितने भी कमांड्स हैं, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस, इंसर्जेंसी एक्टिविटीज़ को कम करना, ठीक है। उसके बाद टॉक्स, जनरली जो पीस टॉक्स होते हैं, ठीक है, तो ये टॉक्स भी काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहा है। असम में स्पेशली कई सारे ग्रुप्स ने जो अपनी सॉवरेनिटी के डिमांड थे उसको छोड़ दिया आफ्टर दी टॉक्स, ठीक है। उसके बाद आर्मी इस्टेब्लिश काउंटर इंसर्जेंसी जो है ऑपरेशंस भी कई सारे स्टेट में चलाया गया है। तो ये कुछ काउंटर इंसर्जेंसी के स्टेप्स हो सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मेनली जम्मू एंड कश्मीर टेररिज्म पढ़ते हैं, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी को देखेंगे, ठीक है। अब मैंने पास्ट के क्लासेस में बहुत इलेबोरेटली अराउंड 20 क्लासेस लिए, काफ़ी डिटेल में पढ़ा जम्मू एंड कश्मीर टेररिज्म, बट उतने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं फिर स्टार्ट करता, मोहम्मद अब्दुल्ला सबसे पहले जो है चीफ मिनिस्टर रहे,
फिर उनके लीनियज, और वो कंटिन्यूसली बढ़ता गया। बीच में कुछ आपस में डिफरेंसेस आए, उसकी वजह से जो है कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, और वो कन्फ्लिक्ट जो है एक बड़ा रूप ले लिया। इलेक्शन रिगिंग के बाद जो है वहाँ पे 1989 में एक मास वायलेंस, फिर एक्सोडस ऑफ लोकल पॉपुलेशन, कश्मीरी पंडित वाला इशू, वो सब उतने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रैदर हमें कंक्रीट पॉइंट्स चाहिए क्यों हुआ। तो एक जो हमें ध्यान में लेकर चलना है, ये कुछ मेजर इंसिडेंट्स हैं, ठीक है, इसी को ध्यान में लेकर रखना है, और इसी के अराउंड जो है हमें पॉइंट्स बनाते रहना है, आंसर्स भी लिखना है। तो इसी के अराउंड कि सबसे पहले एलिगेशन ऑफ रिगिंग ऑफ इलेक्शन, ठीक है, 1987 में, 1989 में, 88 में 2 बॉम्ब ब्लास्ट इन श्रीनगर। यहाँ पर जो है इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गया जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। 1989 वेरियस मिलिटेंट ग्रुप्स सम बैक्ड बाय पाकिस्तान स्टार्टेड आर्म्ड स्ट्रगल, ठीक है। 1990 अटेम्प्ट्स ऑफ पीस टॉक्स एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। 2010 वहाँ से फिर अटैक्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, उरी अटैक हो गया, पुलवामा अटैक हो गया 2019, ठीक है। तो ये कुछ रिसेंट इंसिडेंट्स हैं। तो अब इसका ग्रास रूट कॉज क्या था, जो जम्मू एंड कश्मीर में ही ये चीज़ क्यों स्टार्ट हो, क्योंकि इलेक्शन रिगिंग हमें अलग अलग जगहों पे भी देखने को मिला है, कई सारे स्टेट्स में। जम्मू एंड कश्मीर में ही क्यों, क्योंकि ये एक फ्रेजाइल स्टेट बन चुका था। 1947 में जब इंडिपेंडेंस हुआ है, तो इंडिपेंडेंस के बाद जो है जम्मू एंड कश्मीर हमेशा से पाकिस्तान के डिमांड में रहा है कि पाकिस्तान वांटेड जम्मू एंड कश्मीर बी पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, इंटायर जम्मू एंड कश्मीर। बट obviously Jammu and Kashmir is integral part of India, including POK, Pakistan occupied Kashmir. So to maintain this status quo, there has been war between India and Pakistan, and to take away those revenges of defeat, to not have Jammu and Kashmir in the territory of Pakistan, Pakistan state as well as non-state actors has been consistently engaged in insurgency activities like terrorism, ठीक है, ड्रग कार्टेल्स, उसके बाद जो है इलीगल स्मगलिंग, राइट, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लोन वुल्फ वॉरियर्स, इन्फिल्ट्रेटर्स इन फॉर्म ऑफ टेररिस्ट्स एंड लोन वुल्फ वॉरियर्स। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से जो है फ्लोरिश हो रहा है कंटिन्यूसली द एक्टिविटी इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि मेन रीजन जो है वहाँ पे एक तो हिस्टोरिकल रीजन है ही, और बाद में फिर ये 1987 वाला इंसिडेंट होता है, 1989 में मास वायलेंस स्टार्ट हो जाता है, और इसके बाद से कंटिन्यूसली चला आ रहा है JNK टेररिज्म, मिलिटेंसी है, JNK टेररिज्म है, ठीक है, ये चला आ रहा है। सो रीजन्स क्या है, एक्सटर्नल मैंने अभी बताया, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, पोरस बॉर्डर फैसिलिटेटिंग इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है, आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस फ्रॉम ग्लोबल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। तो ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कंसिस्टेंटली फ्लोरिश हो रहा है। इंटरनल रीजन्स क्या है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, ऑब्वियसली जो स्टेट में अभी चेंजेज आए हैं, ऑब्वियसली आफ्टर 2019 एब्रोगेशन ऑफ 370, तो उसकी वजह से भी है, और पहले से भी इलेक्शन रिगिंग के केसेस, आपस में कन्फ्लिक्ट, ठीक है, तो वो जो है इशू रहा है। रिलीजियस एंड इथनिक टेंशन भी है, ऑब्वियसली कश्मीरी पंडित का इशू, कन्फ्लिक्ट बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज़। ट्राइबल ग्रुप्स हैं वहाँ पर बहुत सारे जो पहाड़ों में रहते हैं, जैसे कि गद्दीज़, बकरवाल्स, ठीक है। एक स्पेशल ज्ञान दे दूँ, NCERT में एक मेंशन है टर्म ट्रांसह्यूमेंस, MANCE, TRANSHUMANCE। ट्रांसह्यूमेंस का मतलब होता है सीजनल माइग्रेशन ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स। अगर गर्मी आती है तो ये पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं अपने सारे कैटल्स को लेकर, और जब गर्मी चली जाती है तो फिर ये वैली में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सीजनल ट्रांस माइग्रेशन है, इसी को ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं, ठीक है, ये याद रखें। चलते हैं मेन बातों पे आते हैं कि जो डिफरेंट आइडेंटिटी है, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट है, जो कि एक रीजन है इंटरनल,
स्टेट हाई हैंडेडनेस से एलियनेशन ऑफ पीपल। अकेले पूरे जम्मू एंड कश्मीर में मोर देन 70 लाख पॉपुलेशन है, और इन पर जो है अराउंड 110, लगभग ये कह लो कि 7 to 8 लाख जो गवर्नमेंट के फोर्सेस हैं वो डिप्लॉयड हैं। तो इसकी वजह से लोगों के अंदर जो है कई बार इन्फीरियरिटी रहती है, लोगों के अंदर फियर भी रहता है, ठीक। तो उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंसी और टेररिज्म। ओवरग्राउंड वर्कर्स, वहाँ पर जो सपोर्ट करने वाले लोकल पीपल हैं वो भी हैं, उसकी वजह से भी टेररिज्म फ्लोरिश हो रहा है, ठीक है। वाइल टेररिज्म हैज़ बीन रिलेटिवली कॉमन कश्मीर वैली में। रिसर्जेंस ऑफ मिलिट्री एक्टिविटी इन जम्मू रीजन अभी रिसेंट क्या हुआ है 2019 के बाद स्पेशली, कि क्योंकि क्रैकडाउन जम्मू कश्मीर रीजन में बहुत ज़्यादा हुआ, तो अब ये जो कश्मीर से शिफ्ट हो गए जम्मू रीजन में। अब जम्मू रीजन जो है बहुत ज़्यादा प्लेन एरिया है, इजीली एक्सेसिबल है, ठीक है, और यहाँ पर मिलिटेंट्स को फ़िल्टर आउट करना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये एक न्यू फॉर्म ऑफ टेररिज्म क्रिएट हो रहा है, जो कि मेजर चैलेंज है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, इसको आप देखिए, ठीक है। रिसेंट टेररिज्म में जम्मू एंड कश्मीर के पीछे क्या वजह है? रीएक्टिवेशन ऑफ प्रॉक्सी वार, ठीक है। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद नए तरीके से लोग जो है एक्टिव हो रहे हैं इन दी जम्मू एंड कश्मीर टेररिज्म। थिनिंग ऑफ सिक्योरिटी ग्रिड इन जम्मू, कश्मीर में तो बहुत ज़्यादा फोर्स डिप्लॉयड है, बट जम्मू में कम है, तो इसकी वजह से इनको जो है एक नया अपॉर्चुनिटी मिल जाता है नई तरीके से वॉरफेयर छेड़ने का, ठीक है। सिक्योरिटी सिचुएशन इन कश्मीर जो है, heightened state of alert provides little scope state sponsored terrorism in the Kashmir Valley, whereas it is convenient to launch terror attacks in Jammu, where the guard is relatively down. This may also provide militants a space to stabilize cadres in Kashmir Valley, ठीक है। अब मेजर्स टेकन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल रीस्ट्रक्चरिंग, आर्टिकल 370 का एब्रोकेशन। लीगल क्या है? 2019 अमेंडमेंट UAPA, इंडिविजुअल को भी जो है टेररिस्ट, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को टेररिस्ट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकते हैं। सिक्योरिटी ऑपरेशंस, ऑपरेशन ऑल आउट चलाए गए 2017 में, मल्टी एजेंसी सेंटर फॉर बेटर इंटेलिजेंस गैदरिंग एट्सेट्रा, ठीक है। डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, टेकिंग कम्युनिटीज़ अमॉन्ग कॉन्फिडेंस, और उसके बाद जो है ये सब इंसिडेंट्स कम हो जाते हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, बहुत सारे इश्यूज़ पे जो है वर्ल्ड बैंक, UN, इन सब का हेल्प लेना, तो इसकी वजह से जो है इश्यूज़ कम होते हैं, ठीक। वे फॉरवर्ड क्या है? पॉलिटिकल सजेशंस, ठीक है। इंश्योर कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ऑब्वियसली इनिशियल रीजन क्या था इंसर्जेंसी का? जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा था, उसकी वजह से स्टार्ट हुआ जम्मू एंड कश्मीर टेररिज्म, तो उसको कम कर दें, पॉलिटिकल फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाएं, ठीक। सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस का बढ़ाना, ठीक है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उसको कर्ब करने के लिए जो है सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है। बॉर्डर मैनेजमेंट, जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है अक्रॉस दी बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में आना, तो उसको मैनेज करने की ज़रूरत है, ठीक है। डेवलपमेंट, ऑब्वियसली डेवलपमेंट इज़ द अल्टीमेट पैनेशिया फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हो सकता है। तो ये कुछ वे फॉरवर्ड है जो कि हम अपने एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वी आर डन विद JNK टेररिज्म। इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कभी क्वेश्चन भी नहीं आया है, हमने PYQ ऑब्जर्व किए थे, तो कभी स्पेसिफिक JNK टेररिज्म नहीं पूछा गया है। तो आप इसको जितना इसमें दिया हुआ है इससे ज़्यादा ना पढ़िए, दिस इज़ गुड इनफ टू गो, ठीक है। अब हम आते हैं नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी की तरफ। यहाँ पर क्या है, इसको मैं एक पेज में समराइज़ कर देता हूँ कि जो सारे स्टेट्स हैं, आई एम हियर आई थिंक, ओके हियर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी को एक पेज में समराइज़ करते हैं, एंड दिस विल मेक एवरीथिंग ईजी। जैसे स्टेट्स कौन कौन से हैं? आसाम है, अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ठीक है।
तो ये जो मेजर स्टेट्स हैं, अरुणाचल को अगर हम एक्सक्लूड कर दें क्योंकि यहाँ पे कम देखने को मिलता है इंसर्जेंसीज, ठीक है, बट यहाँ पर भी एक्टिव हैं ग्रुप्स। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, आई थिंक इतने ही हैं या मेघालय भी। देखो आसाम में और स्पेशली मिज़ोरम, त्रिपुरा में, ठीक है, ये तीन स्टेट्स में ना, चूँकि ये बॉर्डर अराउंड बांग्लादेश है, तो हुआ ये कि इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद एंड इनफैक्ट 1947 1971 के बाद बांग्लादेश लिबरेशन, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता है। बांग्लादेशी माइग्रेंट्स, हिंदूज प्लस मुस्लिम्स बोथ, ठीक है। तो ये जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, इसकी वजह से क्या हुआ, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस आ गया। सारे कहते हैं ऐसा कि मेजॉरिटी ऑफ द इंडिजिनस ट्राइब्स वर रिप्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड, और इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो ये इन्फिल्ट्रेटर्स थे, जो अब लीगल सिटीजन बन गए, इनके बीच में जो है कन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, और ये कन्फ्लिक्ट जो है अभी तक इंसर्जेंसी का फॉर्म ले चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अलग अलग ग्रुप्स हैं, जैसे कि आसाम में उल्फा हैज़ बीन एक्टिव, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आर्मी, ठीक है। तो ये रीजन्स हैं स्पेशली इन आसाम, जो कि बॉर्डर स्टेट्स हैं त्रिपुरा के अराउंड। वो नागालैंड में अपना नागा आइडेंटिटी, जो कल्चरल आइडेंटिटी की बात है, इसको प्रिजर्व करने के लिए, और इंडिपेंडेंस के बाद चूँकि इसको इंडियन स्टेट में मिला लिया गया, तो उसके लिए भी रिसेंटमेंट है अमॉन्ग दी नागा ट्राइब्स, जो कि अभी तक परसिस्टेंट है। तो ये एक मेन रीज़न है। उसके बाद मेघालय में भी छोटे छोटे ट्राइब्स वाले ही इशू हैं। ट्राइबल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए जो है लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। मणिपुर इशू बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है क्योंकि चल रहा है अभी, ठीक है। मणिपुर में इसको ऐसे समझो कि जैसे ये है वैली, ठीक है, और ये है हिल चारों तरफ से, ठीक है। ये हिल जो है ये 90% एरिया है, और जो वैली है ये सिर्फ 10% एरिया है। एक डॉक्यूमेंट में कहते हैं कि 25% एरिया है, एक डॉक्यूमेंट में कहते हैं कि ये 75% एरिया है, और दूसरे डॉक्यूमेंट में जो न्यूज़पेपर्स वगैरह में कहते हैं 90% 10%, 75-25 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द एरिया, मेजॉरिटी एरिया जो है क्या है, हिल है, जबकि पॉपुलेशन माइनॉरिटी है, ठीक है, अराउंड 25%, 75% एरिया, 25% माइनॉरिटी पॉपुलेशन, ठीक है। जबकि जो वैली है वो जो है पॉपुलेशन मेजॉरिटी है, बेसिकली 75% पॉपुलेशन वैली में रहती है, बट जो एरिया है वो 25% ही है, ठीक है। तो ये एक रिलेटिव इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स है अमॉन्ग द वैली पीपल, इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये एक इशू है। दूसरा इशू ये है कि जो गवर्नमेंट है वो मीती डोमिनेटेड है, ठीक है। मीती जो है हिंदू कम्युनिटी है, जबकि जो कुकीज़ है और अदर ट्राइब्स है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ठीक है। तो ये रिफ्ट जो है ना, ये भी एक रीज़न है कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक है। सो ये मणिपुर का कुछ बेसिक इशू है जिसकी वजह से इंसर्जेंसी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम अलग अलग स्टेट्स को एक बार देख लेते हैं। मतलब बेसिकली मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये माइनर इश्यूज़ हैं। अब इसके डीपर डिटेल में जाते हैं। तो असम में जो है उल्फा एक्टिव है, ठीक है। रीजन्स डिस्कस एक्सप्लॉइटेड बाय द उल्फा टू इंस्टिल इनसिक्योरिटी अमंग द पॉपुलेशन एंड दस मोबिलाइज सपोर्ट
हाउएवर लार्ज स्केल क्रिमिनलाइजेशन ऑफ अल-कायदा, ये हो गया, ठीक है। अब अभी के इंसिडेंट्स क्या हैं आसाम में वो देख लेते हैं एक बार। हाँ, फैक्शन ऑफ उल्फा, ये गवर्नमेंट के टॉक्स की वजह से एक फैक्शन तो सबमिट कर दिया, दूसरा फैक्शन अभी भी एक्टिव है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो ट्राइब्स हैं, कार्बी ट्राइब्स हैं, दमास है, दीमा ट्राइब्स हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है अपने डिमांड्स को लेकर एक्टिव रहते हैं। उल्फा एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिमांड्स को फुलफ़िल करवाने के लिए वायलेंट एक्टिविटीज़ में अभी भी एक्टिव है। एक फैक्शन एक्टिव है, दूसरा फैक्शन जो है सबमिट कर चुका है। मणिपुर में वही इश्यूज़ कंसिस्टेंटली चला हुआ आ रहा है। प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो गया लेकिन वायलेंस अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है। नागालैंड में अपने लिंग्विस्टिक और कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए ये कुछ NSCN एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंसिस्टेंटली एक्टिव है। त्रिपुरा में इन्फिल्ट्रेशन की वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पर डेमोग्राफिक इम्बैलेंस आ गया, ठीक है। और ये डेमोग्राफिक इम्बैलेंस ही रीजन है और वो अभी भी कंटिन्यूड है। चेंजिंग रिलीजियस कंपोजिशन ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स पर्टिकुलरली इन जमातियाज इज गिविंग राइज टू न्यूअर टेंशंस विद एप्रीहेंशन ऑफ इंक्रीज ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, इसी को आगे एक्सप्लेन किया गया है। मेघालय में इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश, मैंने बताया जितना भी बॉर्डर स्टेट है विद बांग्लादेश स्पेशली और म्यांमार, तो वहाँ पे वही इश्यूज़ हैं। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी, ठीक है। अब रोल ऑफ नेबरिंग कंट्रीज़ क्या है? भूटान ने हेल्प किया इंसर्जेंसी को कर्ब करने में, नेपाल ने भी हेल्प किया और बांग्लादेश ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया, और इसकी वजह से यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में अभी तो बहुत कम इंसर्जेंसी देखने को मिलता है। उल्फा, NSCN, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं अप टू लार्ज एक्सटेंट जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ है उसको कम कर चुके हैं, ठीक है। म्यांमार ने भी जो है हेल्प किया टू कर्ब द इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, और अभी बॉर्डर फेंसिंग जो चल रहा है उसकी वजह से और ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से एक और जो बॉर्डर फेंसिंग है, यहाँ हम न्यूज़ में बॉर्डर फेंसिंग है इसको अच्छे से पढ़ेंगे और मणिपुर वायलेंस को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, हो सकता है ये कुछ पूछा जाए हमसे। बॉर्डर फेंसिंग का एक नया इशू निकल के आ रहा है कि जो लोकल कम्युनिटीज़ एट बॉर्डर है वो उनका रोटी बेटी का रिश्ता है, ये वर्ड याद रखना, रोटी बेटी का रिश्ता। ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे मान लो ये एरिया है म्यांमार का और ये एरिया है इंडिया का, तो ये जो ट्रांजिशनल रीजन है ना, इनमें जो है मैरिटल इंगेजमेंट है, ठीक है। आपस में शादियां होती है, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं फेस्टिवल्स में, क्योंकि सेम कम्युनिटी है, सेम आइडेंटिटी, सेम फेस्टिवल्स, तो ये फैमिली लेवल पे जुड़े हुए हैं। अब चूँकि फेंसिंग हो जाएगी तो ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तो ये एक नया इशू निकल कर आ रहा है, कहीं इसकी वजह से एक नया इंसर्जेंट फोर्स एक्टिव ना हो जाए, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड क्या है, यहाँ पर भी डेवलपमेंटल प्रोविजंस, फोर्स का डिप्लॉयमेंट, लोगों से टॉक, यही सब चीज़ें काम आएंगी, और वही लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़िए एंड डू गेट इनसाइट्स, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स लिखिए एंड आई होप कि इतना सफिशेंट है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम करंट इश्यूज़ की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर टेररिज्म में कोई करंट इशू एज सच है नहीं। आर्टिकल 370 एक बार देख लो अच्छे से। प्रेसिडेंट रूल एक बार अच्छे से देखने की ज़रूरत है, जो कि अभी मणिपुर में है, ठीक है। और हमें देखने को है अभी बॉर्डर फेंसिंग, फ्री मूवमेंट रेजीम, ठीक है। ये 2-3 टॉपिक्स हैं, बस इतना देखने को है जो कि करंट में है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको टॉपिक में दिया गया है ये सारे टॉपिक्स भी कवर होंगे करंट अफेयर में। ऑलरेडी कुछ मैगजीन जो मैंने पब्लिश किया है अपने, उसमें कवर्ड है, बट और भी अलग से आगे वाले मंथ्स में कवर किया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ गुड टू गो इन टर्म्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टेररिज्म एंड नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। आई होप यहाँ से आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी आंसर लिखने में। राइट दीज 2 क्वेश्चंस, मणिपुर वायलेंस लॉन्ग टर्म रिपरकशन और इनस्टेबिलिटी इन नॉर्थ ईस्ट वीकनिंग इंडियाज राइट आर्म, राइट्स लिखा हुआ है, सॉरी।
राइट आर्म, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस लिखिए, एक जम्मू एंड कश्मीर टेररिज्म पे भी क्वेश्चन है, उसको भी लिखिए एंड सबमिट इट। आई विल गिव यू इवैल्यूएशन, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज गुड इनफ, विल कैच अप इन नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो